हेलो दोस्तों, यू आर वॉचिंग वॉइसेस ऑफ वंडर। कहानियों के दौर में मैं आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए हम बढ़ते हैं कहानी की तरफ, लेकिन उससे पहले इस धारावाहिक में आने वाले सभी नाम, स्थान, घटनाएं सिर्फ एक कल्पना मात्र हैं, जिसका वास्तविक रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। इसका उद्देश्य सिर्फ एक मनोरंजन मात्र है। लव अरप्शन चैप्टर 90 एक शेर टू दूजा सवा शेर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। प्लीज दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले इसे लाइक जरूर करें, अच्छा लगता है। तो आइए अब ज्यादा टाइम न लेते हुए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो अब तक आपने देखा कि अद्वैया जिया से मिलने में बाद अमन को गाड़ी घर की ओर लेने को कहता है, लेकिन रास्ते में वो जिया की नोटबुक को खोल के बैठ जाता है, जिसमें जिया ने नोट्स लिखने के बजाय जो खिचड़ी बनाई थी, या फिर यूं कहें जो बादल बनाए थे, उन्हें देख अद्वैया खुद को हंसने से नहीं रोक पाता और वो गाड़ी की बैक सीट पे बैठ के खूब हंसने लगता है। नोटबुक देख के अद्वैया इतना तो समझ जाता है कि जिया क्लास में क्या ही पढ़ती होगी। वैसे आप में से कितने लोगों ने ऐसा किया है, कमेंट में जरूर बताना। अद्वैया को यूं हंसते देख अमन और सात्विक दोनों ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता कि अद्वैया ने ऐसा उस नोटबुक में क्या देख लिया जो वो इतना हंस रहा है, और वो नोटबुक उसके पास कहाँ से आई, क्योंकि जब वो जिया के घर गया था तो खाली हाथ गया था। तभी अद्वैया को एहसास होता है कि अमन और सात्विक उसे ही देख रहे हैं, इसलिए वो हंसना बंद कर अपना गला साफ कर अमन को ड्राइविंग पे फोकस करने को कहता है। ये देख अमन बेचारा खुद से ही बोला, पता नहीं हर बार मेरी ही लंका क्यों लगती है। जालिम कहीं के, खुद हंसना नहीं और दूसरों को हंसने देना नहीं, कहाँ फंसा दिया भगवान। तो वही सात्विक बिना कुछ रिएक्ट किए फोन में कुछ देखने लगता है, लेकिन अद्वैया को अभी भी हंसी आ रही थी, इसलिए वो मुंह छुपाए गाड़ी की विंडो से बाहर देखने लगता है, लेकिन उसके होठों पे वो हंसी अभी भी बरकरार थी। फिर चाहे अद्वैया कितना भी छुपाने की कोशिश क्यों न करे, लेकिन अमन और सात्विक ये जानते थे। स्वान विला, कुछ ही देर में वो स्वान विला पहुंच जाते हैं। अद्वैया गाड़ी से उतर के जैसे ही बाहर आया, उसकी दादी जो कब से घर के बाहर खड़ी उसका ही इंतजार कर रही थी, वो गाड़ी के पास आ जाती हैं, क्योंकि कौशल्या जी ने अनु जी को कॉल कर बता दिया था कि अद्वैया आज उनके घर आया था, लेकिन वजह नहीं बताती। साथ ही वो अनु को ये भी बता देती है कि उन्होंने अपने बेटे आदित्य से इस बारे में बात की है, लेकिन जीविका से बात करने का मौका उन्हें अभी नहीं मिला। तो अनु जी भी उन्हें सच सच बता देती है कि उन्होंने भी अभी अपने पोते से इस बारे में कोई बात नहीं की है, इसलिए उसी फोन कॉल के बाद से वो बाहर खड़ी होकर अद्वैया का इंतजार कर रही थी। दादी को देख अमन और सात्विक दोनों ही उन्हें ग्रीट करते हुए, नमस्ते दादी। अनु जी उनकी नमस्ते सुन डांटते हुए, नमस्ते के बच्चों, दोनों अभी गाड़ी से बाहर निकलो। दादी को गुस्सा करते देख वो दोनों ही गाड़ी से नीचे उतर जाते हैं और अनु जी के सामने खड़े हो जाते हैं। अमन पूछते हुए, क्या हुआ दादी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? आप तो जानती हो आप पे गुस्सा बिल्कुल भी सूट नहीं करता। अमन की चिकनी चुपड़ी बाएं सुन दादी उसे हाथ दिखाते हुए बोली, बस कर हाँ, और ये मक्खन लगाने बंद कर। फिर उसे देखते हुए तंजिया लहजे में बोली, आजकल अद्वैया घर क्या आया, तुमने तो घर आना ही छोड़ दिया, और सात्विक ये 3 साल अद्वैया के साथ रहते रहते उसी की तरह बन गया है। दादी की डांट में भी अपनापन और प्यार था। उनकी बात सुन अमन और सात्विक दोनों ही मुस्कुरा देते हैं। तभी दादी आगे बोली, दिन बनने वाला है, खाना खा के जाना। दादी की बात सुन अमन खुश होते हुए, थैंक यू दादी, यू आर द बेस्ट दादी ऑफ दिस वर्ल्ड। अमन उनकी बात सुन काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि उसे घर का खाना बहुत पसंद था। अद्वैया के भोपाल वापस आने से पहले वो अक्सर खाना उन्हीं के घर खाता था, लेकिन दादी की बात सुन सात्विक परेशान हो जाता है, क्योंकि जब से आध्या ने उसे किस किया था, वो तब से स्वान विला आना अवॉइड कर रहा था। जाने क्यों वो आध्या का सामना नहीं करना चाहता था, इसलिए वो दादी को देख मना करते हुए, नहीं दादी, फिर कभी आज चलते हैं। तो वही सात्विक की बात सुन अमन का मुंह बन जाता है। वो धीरे से उस पे गुस्सा करते हुए, तुम्हें नहीं खाना तो मत खाओ, लेकिन मेरे खाने पे क्यों लात मार रहे हो? अमन ने भले ही ये बात धीरे से कही थी, लेकिन दादी और अद्वैया दोनों को ही उसकी ये बात सुनाई दे जाती है। ये देख अद्वैया न में सिर हिला देता है, क्योंकि वो काफी समय से अमन को जानता था, जो आज भी वैसा ही था जैसे 3 साल पहले। अब भी उसका बचपना नहीं गया था। सात्विक अमन को घूर के देखता है, लेकिन अमन को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दादी से बोला, दादी इसे रहने दो, लेकिन क्या मैं खाना खाने आ सकता हूँ? उसकी बात सुन दादी सात्विक से पूछते हुए, तुम्हें क्यों नहीं खाना? मैं कुछ नहीं सुनने वाली।
आज सब साथ में डिनर करेंगे। और मैं ये पूछ नहीं रही, तुम दोनों को ही बता रही हूँ। अद्वैया उन्हें वहीं छोड़ के जाने लगता है। ये देख अनुजी उसे आवाज लगाते हुए, अद्वैया मेरी बात तो सुनो। थोड़ा रुक के वो आगे बोली, वो आज कौशल्या का फोन आया था। कह रही थी तुम उनके घर गए थे। अद्वैया को अपनी दादी का ये सवाल ज्यादा अजीब नहीं लगा, क्योंकि वो जानता था कि उसकी दादी को गॉसिपिंग की आदत है, तो क्या उनकी बेस्ट फ्रेंड में नहीं होगी। यही सोच के वो भी कैजुअली उत्तर देते हुए, जी दादी। अनुजी अद्वैया को देखते हुए, अगर तुम्हें जाना ही था तो मुझे भी कह। वो आगे कुछ कहती उससे पहले ही अद्वैया उन्हें देखते हुए कहता है, अभी नहीं दादी, मुझे एक जरूरी काम है, बाद में बात करते हैं। इतना कह वो हाथ में जिया की नोटबुक लिए लंबे लंबे कदमों से अंदर चला जाता है। अनुजी वहीं खड़ी अद्वैया को जाते हुए देखती रह जाती हैं। अद्वैया का रूम। अद्वैया जिया से बात करना चाहता था, इसलिए वो उसे कॉल करता है। जिया इस वक्त अपने रूम में ही थी। फोन की आवाज सुन जिया जैसे ही फोन स्क्रीन देखती है, उसकी भौहें तन जाती हैं। फिर से प्राइवेट नंबर। वो गुस्से में स्क्रीन को देखते हुए, अब क्या चाहिए इस साइको को, क्या अभी भी इसका दिल नहीं भरा। लेकिन वो अपने ख्यालों को साइड में रख गुस्से में कॉल पिक करते हुए, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है अद्वैया, क्योंकि पीछे पड़े हो। अद्वैया जिया को अभी भी चिढ़े हुए सुनता है तो उसे हंसी आ जाती है। वो उससे पूछते हुए, क्या तुम हमेशा ही इतने गुस्से में रहती हो। जिया मुस्कुराते हुए, मैंने तुमसे ज्यादा एहसान फरामोश इंसान नहीं देखा। मुझे थैंक यू कहने के बजाय मुझे ही धमकी भरे मैसेज भेज रहे हो। और क्या मतलब था तुम्हारा कोलैबोरेशन खत्म करने से। इससे सिर्फ हमारा लॉस नहीं, तुम्हारा भी लॉस है। और अद्वैया मेरी बात कान खोल के सुन लो, जिया बनाना और मिटाना अच्छे से जानती है। मुझे चैलेंज मत करो, और अगर तुम मुझे धमकी देकर गए थे ना, तो मेरी ये तुम्हें लास्ट वार्निंग है। जिया की बात सुन अद्वैया मुस्कुरा देता है। वो जिया का मजाक बनाते हुए बोला, वार्निंग। अद्वैया को वार्निंग देना कहीं महंगी न पड़े मिस दीवान। और रही बात कोलैबोरेशन की, तो मुझे इससे इतना ही फर्क पड़ेगा। लेकिन सोचो, मेरी एक स्टेटमेंट और पूरा का पूरा दीवान ग्रुप ताश के पत्तों की तरह ढेर। अद्वैया की बात सुन जिया मुठ्ठियां भींच लेती है, क्योंकि वो जानती थी कि अगर ऐसा हुआ तो दीवान ग्रुप को इसकी कीमत चुकाने पड़ेगी। लेकिन जिया को अद्वैया ने कम समझने की भूल कर दी थी। वो उसकी बात सुन हंसने लगती है। जिया हंसते हुए, तुम्हें लगता है तुम ऐसा कर सकते हो। चाहो तो अभी तुम्हें पूरा बर्बाद कर सकती हूँ। 1 मिनट नहीं लगेगा मुझे तुम्हारे एम्पायर की नींव हिलाने में। इसलिए जैसा तुम सोच रहे हो, इसे अपने ख्यालों तक जी सीमित रखो। अद्वैया उसकी बात सुन पूछते हुए, इतना एटीट्यूड लाती कहाँ से हो यार। और वैसे भी गलती मेरी नहीं तुम्हारी है। मैंने तो तुम्हें आराम से कॉल और मैसेज किए थे। लेकिन वो तुम थी जिसने मुझे प्रोवोक किया, और इसलिए ही मुझे तुम्हारे घर आना पड़ा। उसकी बात सुन जिया को याद आता है कि उसी ने तो अद्वैया की कॉल को देख फोन को साइलेंट किया था। लेकिन ये वजह काफी नहीं थी उसके घर आने की। इसलिए वो एक बार फिर गुस्से में, तो क्या तुम जब मन करे मेरे घर मुंह उठा के चले आओगे। उसकी बात सुन अद्वैया को भी अब गुस्सा आने लगा था। वो कब से उससे आराम से बात कर रहा था, और एक वो थी कि उसके ऊपर चढ़े ही जा रही थी। तो क्या होगा आगे, अद्वैया के इस गुस्से का अंजाम। क्या इतनी लड़ाई के बाद भी अद्वैया मना पाएगा जिया को अपने साथ मेहता से मिलने के लिए। जानने के लिए बने रहिए लव अरप्शन के साथ, जहां प्यार कैसे फूटेगा, ये देखने में और भी मजा आएगा। वैसे आपको क्या लगता है, कौन शेर है और कौन सवा शेर। कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज अब कर दो, और शेयर भी। और तेरी मेरी लव स्टोरी का दूसरा पार्ट आ चुका है, आप जाके सुन सकते हैं। चैप्टर 91, पीक बैठे हो क्या। तो आइए अब ज्यादा टाइम न लेते हुए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि घर पहुंचते ही अद्वैया दादी से जरूरी काम का बहाना बना अपने रूम में चला जाता है, क्योंकि उसे जिया को कॉल करना था। अद्वैया जिया को कॉल करता है। दोनों में बातें कम और लड़ाई ज्यादा हो रही थी। कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। अद्वैया जहां कोलैबोरेशन को कैंसिल करने की धमकी देता है, तो जिया भी बदले में उसके एएसआर एंटरप्राइजेस को बर्बाद करने की धमकी दे देती है। वैसे दोस्तों, सच कहूं, दोनों ही एक से बढ़ के एक नमूने हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताना। जहां अद्वैया अपने गुस्से और ईगो के चलते एक ज्वालामुखी की तरह था, जो कभी भी फूट सकता था, तो वहीं जिया अपने एटीट्यूड के चलते आफत का बवंडर, जो किसी को भी तबाह करने की हिम्मत रखती थी। अब देखना यह था कि दोनों टकराते हैं या साथ में मिलकर तहलका मचाते हैं। जिया अद्वैया से काफी गुस्सा थी, इसलिए वो उसे यूं उसके घर पे आने के लिए सुना रही थी, जबकि अद्वैया काफी हद तक शांति से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं।
जिया तो जिया ठहरी। अब तो अद्वैय को भी जिया पे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं था। इसलिए अद्वैय अपने हाथ की मुट्ठी भींचते हुए जिया से कहता है, जिया बहुत हुआ और अब पहले मेरी बात कान खोल से सुनो, कल तुम्हें मेरे साथ मिस्टर मेहता के साथ मीटिंग में चलना है, इसलिए रेडी रहना। मैं ठीक 11 बजे अमन को तुम्हें पिक करने को भेज दूंगा। अद्वैय अपनी बात कह जिया के रिएक्शन का वेट करता है, क्योंकि वो जानता था कि क्या होने वाला है, और हुए भी वैसा ही। अद्वैय की बात सुन जिया की भौहें सिकुड़ जाती हैं। वो अपने फोन की स्क्रीन को घूर के देखने लगती है। वो तंजिया हंसते हुए हुए बोली, यहाँ से जाते ही बॉटल चढ़ा ली है क्या? तभी वो फोन को कान से लगाते हुए बोली, तुम पीके मूवी के पीके की तरह पीके बैठे हो क्या? राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्या टंग ट्विस्टर है। ट्राई इट विथ योर फ्रेंड्स, ओरिजिनल है। अद्वैय कुछ कहता कि तभी वो चिढ़ते हुए आगे बोली, अच्छा और तुम होते कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाले? और मैं क्यों ही आने लगी तुम्हारे पास? मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा है जो तुम बुलाओगे और मैं दौड़ी चली आऊंगी। लेकिन शायद जिया के मुंह पे इस वक्त मां सरस्वती ही विराजमान थी, क्योंकि वो जो कह रही थी वो सच था। जिया की बात सुन अद्वैय को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन फिर भी वो खुद को शांत करते हुए जिया से कहता है, मुझे भी कोई शौक नहीं था, लेकिन क्या करूं, ये जो कल तुमने रायता फैलाया है उसे समेटना तो पड़ेगा, और अब इसे तुम ही समेटोगी। अद्वैय की बात सुन जिया आश्चर्य में पड़ जाती है। वो मन में सोचते हुए, भला उसने क्या रायता फैलाया है जिसके बारे में अद्वैय बात कर रहा है। जिया खुद को और रोक न सकी, और इसलिए ही वो अद्वैय से पूछते हुए कहती है, मैंने कौन सा रायता फैलाया है? क्या तुम पहेलियां बुझाना छोड़ मुझे साफ साफ बताओगे? उद्धरण चिन्ह। अद्वैय जिया की बात सुन, तुमने जो कल बिडिंग हॉल में किया है, उसकी वजह से अब सबको लगता है तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, और अब मैं जिस क्लाइंट के साथ में लैंड की डील करना चाहता हूँ वो तुमसे मिलना चाहते हैं। अद्वैय की बात सुन अब जिया के तोते उड़ जाते हैं। वो और अद्वैय की गर्लफ्रेंड। वो शौक होते हुए अद्वैय से बोली, व्हाट? तभी फोन के दूसरी तरफ से अद्वैय की आवाज आती है, यस। इसलिए अगर अब तुम्हारी वजह से मेरी ये डील खराब हुई तो, इतना कह वो कुछ पल के पॉज के बाद आगे कहता है, तो तुम आगे खुद ही बहुत समझदार हो, और हाँ, रेडी रहना, मैं अमन। अद्वैय कुछ आगे कहता कि तभी जिया गुस्से में अपने दांत भींचते हुए बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अद्वैय को लगा कि जिया उसकी बातों का मतलब समझी नहीं, इसलिए वो उसे मना करने वाली है। ये देख अद्वैय गुस्से में, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा बल्कि बता रहा हूँ, अगर तुम्हारी वजह से अगर मेरे हाथ से ये लैंड गई तो क्या? हाँ, जिया अद्वैय पे भड़कते हुए बोली। फिर एक गहरी सांस लेते हुए आगे बोली, पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। तुम एड्रेस सेंड कर दो, मैं खुद ही वहां आ जाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती डैड को इस बारे में पता चले। उसकी बात सुन अद्वैय के होठों पे न चाहते हुए भी एक मुस्कुराहट घर कर जाती है, लेकिन तभी वो जिया को समझाते हुए आगे बोला, तो ठीक है, तुम पहले सीधा मेरे ऑफिस आ सकती हो, फिर साथ में चलेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मिस्टर मेहता को किसी भी तरह का कोई शक हो। उसकी बात सुन जिया बेमन से ओके कह देती है, लेकिन जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने ही बनाए हुए जाल में फंसती जा रही थी। अद्वैया जैसे ही कॉल डिस्कनेक्ट करने को हुआ, तभी जिया उसे जिया की आवाज सुनाई देती है, जो अब नॉर्मल हो चुकी थी। वो थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, एक मिनट अद्वैया, वो। इतना कह वो रुक जाती है और कुछ सोचने लगती है। जब जिया कुछ नहीं कहती तो अद्वैया थोड़ा झल्लाते हुए, अब बोलो भी। अद्वैया को यूं झल्लाते हुए देख जिया गुस्से में कॉल काट देती है। ये देख अद्वैया अपनी फोन की स्क्रीन को देखते हुए, अजीब है ये लड़की, लेकिन खैर मान तो गई। इतना कह वो फोन को टेबल पे रख चेंज करने चला जाता है, क्योंकि वो आते ही जिया से बातें करने में या यूं कहीं लड़ने में बिजी था। वो क्लोजेट से अपने कपड़े निकाल के बाथरूम चला जाता है। तो वहीं हॉल में सात्विक और अमन दोनों ही इस वक्त हॉल में काउच पे बैठे थे और दादी के सवालों से घिरे हुए थे। उन दोनों को समझ में नहीं आता कि आखिर दादी उनसे जानना क्या चाहती थी, क्योंकि वो बार बार एक ही सवाल करती, जो था, अद्वैया जीविका के घर क्यों गया था? बार बार घुमा फिरा के वही सवाल। दादी के बार बार के इस सवाल से अमन और सात्विक दोनों को ही दाल में कुछ काला नजर आता है। ऊपर से उनकी वो मुस्कुराहट जो कुछ गलत होने का एहसास दिला रही थी। तभी अमन उन्हें देखते हुए, दादी, अभी तो कहा कि उन्हें वहां कुछ काम था। आप तो जानती हो, दीवान ग्रुप के साथ एएसआर ने कोलैबोरेशन साइन किया है। बस उसी सिलसिले में। दादी को ये जान के ज्यादा खुशी नहीं हुई, क्योंकि वो तो कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रही थी। तभी वहां निया अपना होमवर्क कंप्लीट करके नीचे आ जाती है।
वो अमन और सात्विक को देख मुस्कुराते बोली, हेलो सात्विक भैया। हेलो अमन। नेहा की बात सुन सात्विक उसे हेलो कहता है, जबकि अमन चिढ़ जाता है। वो उसे घूर के देखते हुए बोला, इतना भेदभाव क्यों? सात्विक को तुम रिस्पेक्ट देकर बुलाती हो, फिर मुझे अमन क्यों? ये देख नेहा हंसते हुए, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। नेहा का बचकाना लॉजिक सुन अमन का मुंह बन जाता है। तभी नेहा सात्विक को देखते हुए बोली, सात्विक भैया, आपको अद्वैया भाई लाइब्रेरी में बुला रहा थे। नेहा की बात सुन सात्विक ओके कह दादी से एक्सक्यूज कर वहां से चला जाता है। लेकिन वो जैसे ही लाइब्रेरी में पहुंचा तो अद्वैया उसे कहीं नहीं दिखता। तभी उसे लाइब्रेरी के डोर के लॉक होने की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो पलट के देखता है तो सामने खड़े इंसान को देख उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। वो हैरानी के साथ, तुम? उसे यूं आश्चर्य में देख वो इंसान हंसते हुए, हाँ मैं। आध्या तुम यहाँ क्या? आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह जाते हैं। सही समझे वहां आध्या खड़ी थी। वो अपने छोटे छोटे कदमों से सात्विक के पास आते हुए कहती है, मैं यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ। वो क्या है ना, मूवी डेट के बाद तुम तो मुझे भूल ही गए। दैट्स नॉट फेयर। आध्या पाउट बना शिकायती लहजे में सात्विक से ये कहती है। लेकिन सात्विक की आंखों की हैरानगी अब घबराहट में बदल जाती है, क्योंकि उसे अद्वैया ने बुलाया है और अगर वो यहाँ आ गया तो होगा। यही सोच के सात्विक के परेशान हुए जा रहा था। तो वही सात्विक को यूं परेशान होते देख आध्या को बहुत मजा आ रहा था। क्या होगा आगे? क्या आध्या की मस्ती पड़ेगी उस पे भारी? क्या सात्विक कभी समझ पाएगा आध्या की फीलिंग्स? और क्यों मिस्टर मेहता मिलना चाहते हैं जिया से? जानने के लिए बने रहिए लव eruption के साथ। चैप्टर 92 देख पाओगे मुझे किसी और के साथ। तो आइए अब ज्यादा टाइम न लेते हुए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा कि अद्वैया जिया को कॉल करता है और उसे उसके पिछले कल के फैलाए हुए रायते को समेटने को कहता है। साथ ही वो जिया से ये भी कहता है कि वो रेडी रहे और वो अमन को 11 बजे उसके घर उसे लेने भेज देगा। लेकिन जिया अद्वैया की बात सुन उससे मना करते हुए कहती है कि वो ऐसा कुछ न करे, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके डैड को इस बारे में पता चले, इसलिए वो खुद ही उसके ऑफिस आ जाएगी। वो अद्वैया से कुछ और भी कहना चाहती थी, लेकिन उसे समझ में नहीं आता और वो कहते कहते रुक जाती है, इसलिए वो जल्दी से कॉल को काट देती है। ये देख अद्वैया की भौहें सिकुड़ जाती है। वो अपने फोन की स्क्रीन को देखते हुए जिया को अजीब कहता है और फिर अपने कपड़े लेकर चेंज करने वॉशरूम में चला जाता है। तो वही लाइब्रेरी में इस वक्त आध्या इस वक्त सात्विक के सामने खड़ी थी और अपने छोटे छोटे कदमों से सात्विक की ओर बढ़ रही थी। साथ ही वो उससे थोड़ा नाराज भी थी, या यूं कहें नाराज होने का प्रीटेंड कर रही थी। वो अपनी झूठी नाराजगी दिखाते हुए सात्विक से कहती है कि वो उसे ऐसे इग्नोर कैसे कर सकता है, ये तो बिल्कुल भी फेयर नहीं है। तो वही सात्विक आध्या के ऐसे करने से घबरा जाता है। उसे डर था कि कहीं अद्वैया उन्हें वहां न देख ले। ऊपर से आध्या इस वक्त लाइब्रेरी का दूर भी लॉक कर चुकी थी, लेकिन वो नहीं जानता था कि ये सब तो आध्या का ही किया धरा था। थोड़ी देर पहले फ्लैशबैक। आध्या सीढ़ियों से जब नीचे जा रही थी तब उसकी नजर हॉल में बैठे अमन और सात्विक पे जाती है, जो दादी से बातें करने में बिजी थे। आध्या जानती थी कि सात्विक सामने से तो उससे बात करने को रहा, तो अब उसे ही कुछ सोचना होगा, इसलिए वो वहीं खड़ी होकर कुछ सोचने लगती है। तभी उसे नेहा अपने रूम से बाहर आते हुए दिखती है। ये देख आध्या अपने खुराफाती दिमाग को दौड़ाने लगती है। नेहा जो उसी की ओर ही आ रही थी। आध्या उसे देख कुछ सीढ़ियां वापस से ऊपर की ओर चढ़ते हुए नेहा को आवाज लगाते हुए बोली, नेहा। नेहा जो फोन चलाते हुए सीढ़ियां उतरने जा ही रही थी, वो फोन स्क्रीन से नजरें हटा आध्या को देखते हुए बोली, यस दी। आध्या नेहा से, नेहा। इतना कह वो झट से उसका हाथ पकड़ थोड़ा रिक्वेस्टिंग टोन में कहती है, वो भाई ने सात्विक ने को लाइब्रेरी में बुलाया है, तो तुम ये सात्विक को बता दो। वो मैं ही बता देती, लेकिन मुझे थोड़ा सा जरूरी काम है, वरना। इतना कह वो रुक जाती है। नेहा अपनी बहन की बात सुन मुस्कुराते हुए ओके दी कह देती है। ये देख आध्या भी मुस्कुराते हुए थैंक यू नेहा। इतना कह वो थोड़ा रुक के आगे बोली, लेकिन उसे जल्दी जाने को कहना, वरना अद्वैया भाई का गुस्सा तो तुम अच्छे से जानती हो ना। नेहा अपनी बहन की बात सुन हुए ओके दी इतना कह वो सीढ़ियों से नीचे चली जाती है। तो वही आध्या नेहा को जाते देख खुद से ही बोली, अब देखती हूँ तुम मुझसे कैसे भागते हो। जानती हूँ ये गलत है, लेकिन प्यार और जंग में सब जायज है। इतना कह वो एक नजर सात्विक को देख लाइब्रेरी की ओर चली जाती है। फ्लैशबैक ओवर। इस वक्त आध्या बिल्कुल सात्विक के सामने खड़ी थी। सात्विक उसे देखते हुए कहता है,
देखो आध्या, ये गलत है और अगर एएसआर ने हमें ऐसे देख लिया तो फालतू में हंगामा हो जाएगा। उसे खुद से ज्यादा इस वक्त आध्या की चिंता थी। सात्विक की बात सुन आध्या उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तुम भाई से इतना क्यों डरते हो? और चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। उसकी बात सुन सात्विक चिढ़ते हुए, अच्छा। आध्या अपने हाथ बांधते हुए, फुल कॉन्फिडेंस के साथ, और नहीं तो क्या, आखिरकार तुम मेरे होने वाले पति हो। हाथ तो लगा के बताए कोई तुम्हें। तुम तक पहुंचने से पहले उसे मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा, फिर चाहे वो अद्वैया भाई ही क्यों न हो। इतना कह वो अपने दांत दिखा देती है। तो वहीं सात्विक आध्या की बेशर्मी देख हैरान हो जाता है। होने वाला पति से उसका क्या मतलब था? उसने उससे कब शादी के लिए हाँ कहा? शादी तो छोड़ो, वो तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी नहीं थे। आध्या का ये पागलपन देख सात्विक गुस्से में झल्लाते हुए, आध्या, होश में तो हो। जो मुंह में आ रहा है कहे जा रही हो। तुम समझती क्यों नहीं? ये गलत है, हर बार का वही ड्रामा। थोड़ा रुक के वो आगे बोला, देखो मैं तुमसे प्यार नहीं करता और नहीं करूंगा, इसलिए अपना टाइम मुझ पे वेस्ट करना बंद करो। इससे अच्छा तुम कोई अच्छा सा लड़का ढूंढो जो तुम्हें सूट करे, जो तुम्हें खुश रखे। सात्विक इतना कह जैसे ही उसके बगल से होते हुए जाने को हुआ, आध्या जल्दी से उसके सामने आते हुए बोली, क्या मतलब है, किसी और को ढूंढूं? बड़ी मुश्किल से तो तुम्हें ढूंढा है, अब किसी और को मैं नहीं ढूंढने वाली। आध्या एक टक सात्विक को देख रही थी, वो उसे देखते हुए, और तुम जो कह रहे हो किसी और को ढूंढूं, क्या ये इतना आसान है? आध्या उससे पूछते हुए बोली, और क्या देख पाओगे तुम मुझे किसी और के साथ? मैं जानती हूँ, तुम कितना भी प्रेटेंड कर लो, तुम मुझसे और सिर्फ मुझसे प्यार करते हो। अगर नहीं है ऐसा तो देखो मेरी आंखों में और कहो, कहो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। उद्धरण चिन्ह। इतना कह वो उसे दोनों बाजुओं से पकड़ लेती है और सात्विक की गहरी काली आंखों में देखने लगती है। तो वही सात्विक तो आध्या की उसी बात पे अटका हुआ था। देख पाओगे मुझे किसी और के साथ? सात्विक चाहे लाख मना करे, लेकिन उसकी आंखों में जाने क्यों आध्या को अपने लिए फीलिंग्स दिख ही जाती थी। वो जानती थी कि सात्विक को कोई चीज तो है जो रोक रही है, और शायद कहीं न कहीं ये भी जानती थी कि वो क्या है। स्टेटस कहने के लिए बहुत छोटा शब्द है, लेकिन पूरी दुनिया इसके इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन प्यार, प्यार दुनिया की सारी रस्मों को तोड़ने के लिए ही तो बना है। प्यार कभी भी धन दौलत, शक्ल सूरत या स्टेटस को देख के नहीं किया जाता, और जो रिश्ता ये सब देख के किया जाता है वो प्यार नहीं, समझौता बन के रह जाता है। हाँ, ये सब चीज आपकी जरूरतें हो सकती है लेकिन प्यार नहीं। माहिर का घर। तो वही माहिर आज अपने रूम में स्टडी टेबल पे बैठ के हाथ में पेन और पेपर लिए बैठा काफी देर से उस पेपर को देख रहा था, जैसे कुछ सोच रहा हो। सामने रखे उस पेपर पे एक डिजाइन बना हुआ था, वो अभी अधूरा था। काफी सोच समझ के वो एट लास्ट माहिर उस डिजाइन पूरा करता है। देखने वो डिजाइन काफी ज्यादा यूनिक और खूबसूरत था। डिजाइन कंप्लीट करने के बाद वो उस पेपर को हवा में उठा के गौर से देखने लगता है। उसकी आंखें चमक रही थी। ये देख वो खुद से ही कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हें ये जरूर पसंद आएगा। जीविका, इट्स टाइम कि तुम्हें अपने दिल की बात कह के हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लिया जाए। इतना कह वो मुस्कुरा देता है। तो वहीं दूसरी ओर उसकी बहन माहिरा इस वक्त अपने घर की छत पे खड़ी कुछ सोच रही थी। तभी उसका फोन रिंग करता है, और कोई उसे कॉल कर बताता है कि अद्वैय कल मिस्टर मेहता के साथ गोल्फ खेलने जाने वाला है। उस इंसान की बात सुन माहिरा के होठों पे बड़ी सी मुस्कान तैर जाती है। माहिरा जैसे ही ओके कह कॉल कट करने की हुई, फोन की दूसरी ओर से आवाज आती है, मैम मेरे पैसे। उस इंसान की बात सुन माहिरा, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। इतना कह वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। गोल्फ, हाँ, इतना कह वो अपने फोन को हाथ में घुमाते हुए तिरछा मुस्कुरा देती है। जाने क्या ही खिचड़ी पक रही थी अब उसके दिमाग में। तभी वो आगे बोली, तो तुमसे अब कल मुलाकात होगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या करने का सोच रही है माहिरा, और क्या होगा जब वो एक बार फिर अद्वैया के साथ देखेगी जिया को? क्या माहिर सच में करने वाला है जिया को प्रपोज? जानेंगे लेकिन अगले भाग में। लव अरप्शन, चैप्टर 93, सात्विक की बेरुखी आध्या की जिद। तो दोस्तों, अब तक आपने देखा कि सात्विक आध्या की बातों से परेशान होकर लाइब्रेरी से जाने लगता है। तो आध्या उसका रास्ता रोक के खड़ी हो जाती है, और कहती है कि वो उसे तब तक नहीं जाने देगी जब तक वो ये मान नहीं जाता कि वो उससे प्यार करता है। वो सात्विक की गहरी काली आंखों में देखते हुए उसकी दोनों बाजुओं से पकड़ते हुए आगे कहती है कि वो मान क्यों नहीं जाता कि वो भी उससे प्यार करता है। वो क्यों ये नहीं कहता कि उसे भी आध्या से प्यार है। थोड़ा रुक,
वो सात्विक से झल्लाते हुए पूछती है कि वो जो कह रहा है कि वो किसी और को ढूंढ ले, तो क्या वो रह पाएगा उसके बिना? क्या वो देख पाएगा उसे किसी और के साथ? सात्विक उसकी बातें सुनने के बाद भी वैसे ही खामोश खड़ा था। उसे समझ में नहीं आता कि वो उससे क्या कहे। तो वहीं आध्या उसके लाख मना करने पर भी सात्विक की आंखों में खुद के लिए प्यार देख सकती थी। लेकिन तभी सात्विक अपने मन को कड़ाकर अपने हाथ की मुठ्ठियां भींचते हुए थोड़ी स्ट्रिक्ट टोन में आध्या से कहता है, तुम्हें एक बार बोली हुई बात समझने नहीं आती? और क्या प्यार प्यार लगाया हुआ है? नहीं करता, नहीं करता मैं तुमसे प्यार, इसलिए अब छोड़ो मेरा रास्ता। इतना कह वो उसके दोनों हाथों को झटक देता है। लेकिन उसे भी ऐसा करते हुए अच्छा नहीं लगता। उसका मन ही जानता था कि इस वक्त वो कैसा महसूस कर रहा था। लेकिन वो करता भी तो क्या? आध्या ने उसके सामने कोई दूसरा ऑप्शन नहीं छोड़ा था। वो कुछ समझती ही नहीं थी और न ही समझना चाहती थी। दीवान मेंशन। तो वही जिया भी इस वक्त बालकनी पे खड़ी अद्वैय के बारे में सोच रही थी। जाने क्यों, लेकिन अब उसकी किस्मत भी जैसे अद्वैय के साथ ऐसी जुड़ी थी, जैसे फेविकोल का मजबूत जोड़, जो पानी में भी नहीं टूटता। वो आज फिर आसमान में तारों को देख रही थी। आसमान में सबसे ज्यादा चमकते हुए तारे को देख जिया मन में, आपको बड़ा मजा आता है न मुझे मुसीबत में देख के? तभी तो आपकी चमक भी दुगनी हो जाती है। बहुत खुशी मिलती है न मेरा बैंड बजा देख के? पहले ही कम प्रॉब्लम्स थी, जो आपने अद्वैय नाम की मुसीबत को भी मेरे गले बांध दिया। लेकिन उसे क्या पता था, जो बातें वो यूं ही अपनी माँ से कर रही थी, वो आने वाले कल का आगाज थी। तभी जीविका उसके रूम में आती है। जिया को रूम में न देख वो उसे आवाज लगाते हुए बोली, जीव चल दिन लग गया है। जीविका की बात सुन जिया बालकनी से आ जाती है। ये देख जीविका बोली, तो हो गई माँ से बातें? कभी मुझसे भी बात कर लिया करो मेरी प्यारी बहना। जीविका की बात सुन जिया मुस्कुराते हुए, आपसे नहीं तो किससे बात करूंगी मेरी जीवी दी। इतना कह वो उसकी चिन को पकड़ लेफ्ट राइट हिला देती है। लेकिन ये देख जीविका उसका हाथ हटाते हुए थोड़ा नाराजगी भरे लहजे में, रहने दे, खूब अच्छे से जानती हूँ तुम्हें। ये सब सिर्फ तुम मेरा दिल रखने के लिए कह रही हो। बातें तो तुम सारी माँ को ही बताती हो। जीविका की बातों वो पहले तो दोनों के ही बीच एक खामोशी छा जाती है और फिर दोनों ही एक साथ हंस देती हैं। फिर जीविका उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, चल जीव, अब जल्दी चल, बहुत भूख लगी है। इतना कह वो उसका हाथ खींच के नीचे ले जाती है। तो वहीं स्वान विलर, सात्विक के गुस्से और उसके ऐसे बात करने की वजह से आध्या की आंखें भी नम हो जाती है। कितनी आसानी से सात्विक ने ये कह दिया था कि वो उसे पसंद नहीं करता, नहीं करता वो उससे प्यार। कहीं न कहीं आध्या ये जानती थी कि वो झूठ कह रहा है, लेकिन फिर भी क्या सात्विक ने एक बार नहीं सोचा कि उसकी बातें उसे को कितना चोट पहुंचा रही थी? वो उसकी नम हो चुकी आंखों को देख कहीं पिघल न जाए, इसलिए वो वहां से जितना जल्दी हो सके निकल जाना चाहता था। लेकिन जैसे ही वो आध्या के बगल से निकला, आध्या जाते हुए सात्विक का हाथ पकड़ लेती है। दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रहे थे। सात्विक ये देख अपनी आंखों को मींच लेता है। उसे इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे अद्वैय को समझाना फिर भी आसान है, लेकिन उसकी इस जिद्दी बहन को समझाना नामुमकिन, क्योंकि वो कभी उसकी सुनती ही नहीं थी। जाने वो कितनी ही बार फेल होने के बाद भी बार बार सात्विक से वही सवाल करती थी, और सात्विक हर बार ऐसे ही उसके दिल के टुकड़े टुकड़े कर उसे रोने के लिए छोड़ जाता था। क्या वो सच में इतना पत्थर दिल था, जो उसे कभी आध्या के दर्द का थोड़ा भी एहसास होता? आध्या बिना सात्विक की ओर देखे सामने की बुक शेल्फ देखते हुए बोली, तुम ऐसा क्यों करते हो सात्विक? तुम्हें मेरा दिल तोड़ने में क्या मजा आता है? क्या तुम्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ता? आखिर मेरा कसूर क्या है? आध्या की बात सुन सात्विक मन में, तुम में कोई कमी नहीं है आध्या, तुम तो एकदम परफेक्ट हो, कुछ ज्यादा ही परफेक्ट। इसलिए ही तो तुम्हारे बारे में सोचना भी मेरे लिए पाप है। तुम उस कांच की गुड़िया की तरह हो जो मेरे हाथ लगाने भर से टूट जाएगी, और मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहता कि जैसी महलों में पलने वाली राजकुमारी मेरे जैसे इंसान के प्यार में पड़ के अपनी जिंदगी खराब करे। मन में यही सब सोचते हुए वो आध्या से बोला, मुझे भी तुम्हारा दिल बार बार तोड़ने में कोई मजा नहीं आता, लेकिन पता नहीं तुम ही हर बार क्यों अपना दिल तुड़वाने मेरे सामने चली आती हो। बेवकूफ मत बनो। देखो आध्या, तुम्हारे सामने एक ब्राइट फ्यूचर है, लेकिन मैं तुम्हारे उस ब्राइट फ्यूचर का हिस्सा नहीं हूँ। इतना कह वो बड़े आराम से उसका हाथ अपने दूसरे हाथ से खुद से अलग कर देता है, और फिर लंबे लंबे कदमों से लाइब्रेरी का दरवाजा खोल के बाहर निकल जाता है। तो वहीं अध्या हल्का सा पलट के वहीं खड़ी अपनी खाली आंखों से सात्विक को जाते हुए देखती रहती है। उसे इस सब की आदत हो चुकी थी, क्योंकि आज से 3 साल पहले भी यही तो हुआ था। उसे जाते देख वो अब रोने के बजाय खुद से ही बोली,
बेरहम, बेगैरत, बदतमीज, इडियट, बेवकूफ, पत्थर दिल, मतलबी। सात्विक, क्या करूं मैं तुम्हारा? मन तो कर रहा है कि तुम्हें अभी जान से मार दूं, लेकिन कमबख्त दिल ऐसा भी करने की मंजूरी नहीं देता। लेकिन सच कह रही हूं, आज नहीं तो कल तुमसे हाँ करवा के छोड़ूंगी। तुम्हें भी घुटने पे न के आए, न तो मेरा नाम भी आध्या सिंह राजपूत नहीं। और हाँ, जितना भाव अभी तुम खा रहे हो न, उससे कहीं ज्यादा मैं तुम्हें परेशान करूंगी। तब तक मैं भी देखती हूँ बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। ये भी वादा है मेरा खुद से। यू जस्ट वेट एंड वॉच सात्विक। उद्धरण चिन्ह। इतना कह वो भी लाइब्रेरी से बाहर आ जाती है। थोड़ी देर बाद सब डाइनिंग हॉल में बैठे थे। सात्विक के ठीक सामने आध्या थी, लेकिन उसे देख के कोई भी ये नहीं कह सकता था कि उसे अभी अभी किसी ने रिजेक्ट किया है। वो तो अभी भी उन्हीं प्यार भरी निगाहों से सात्विक को देख रही थी। तो वही एक अमन ही था जो दोनों एक बीच के इस इंटरेक्शन को समझता था। लगता है आध्या सात्विक को हलाल करके ही मानेगी। इतना कह वो मुस्कुरा देता है। सब आ चुके थे सिवाय अद्वय के। ये देख निया सात्विक को देखते हुए बोली, सात्विक भाई, आप तो भाई से बात करने गए थे ना, फिर वो डिनर करने क्यों नहीं आए? निया की सवाल सुन सात्विक एक नजर निया को देख, फिर सामने बैठी आध्या को देखने लगता है। क्योंकि वो आध्या से झगड़ा करने के बाद सीधा नीचे आ गया था, और उसे अब ऐसा लग रहा था जैसे उसने बहुत बड़ी गलती कर दी हो, क्योंकि उसके चक्कर में अद्वय से बात करना तो भूल ही गया था। तो वही आध्या सात्विक को देख मुस्कुरा रही थी, और उसे सात्विक को इतना परेशान देख के बड़ा मजा आ रहा था, क्योंकि वो भी तो उसे ऐसे ही परेशान करता था। कहीं न कहीं वो उसकी परेशानी की वजह भी समझ गई थी। तो दोस्तों, क्या होगा आगे और क्या जवाब देगा सात्विक अब निया के इस सवाल का? और क्या कभी सात्विक अपनाएगा महल की उस राजकुमारी को? क्या होगा आगे जानने के लिए बने रहिए लव अरप्शन के साथ। आज के लिए इतना ही, लेकिन आप जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस कर दें।